स्टोरी कहाँ तक पढ़ी थी हमने? या ओवरव्यू पढ़ रहे थे, वो हमने कहाँ तक पढ़ा था? पूरा बीच में रह गया था ना, तो वी वर लाइक कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसे। कंप्लीट तो नहीं पढ़ी थी, मुझे याद है। 18 फुट नहीं, चलो आई जस्ट मैं स्लाइड्स घुमाती हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? लास्ट 13 स्लाइड्स, हाउ डू यू नो कि 13 स्लाइड्स थी लास्ट? अच्छा, अरे नीचे क्यों नहीं चल रहा? रिकॉर्डिंग बता दो, चुप करो। एक सेकंड नीचे। लेक्चर रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इसलिए चुप को बोलो नहीं। So basically मुझे लगता है हमने यहाँ से पढ़ा था expansion of USA from 13 to 50 states, right? ठीक हो गया। मैं यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जेम्स मॉनरो तक। अच्छा चलिए, सही हो गया। अच्छा, बेसिकली लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? एंड्रयू जैक्सन तक पढ़ा था। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था मैनिफेस्ट डेस्टिनी वगैरह। जॉन क्विंसी एडम पढ़ लिया था हमने, एरा ऑफ बैड फीलिंग्स वगैरह। मिजूरी कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। मॉनरो डॉक्ट्रिन भी किया होगा, ठीक है। फिर जॉन क्विंसी एडम भी किया होगा, एंड्रयू जैक्सन भी किया होगा। ये स्लाइड भी हमने की होगी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी भी की होगी। अच्छा, एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास से स्टार्ट करना था फिर। अच्छा ठीक है, सही सही सही। अच्छा खैर, यहाँ से हम शुरू करें तो बेसिकली ना, जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि अमेरिका में ओवर द कोर्स ऑफ टाइम एक फिलोसफी जो है बहुत फेमस हो गई, विच इज कॉल्ड द मैनिफेस्ट डेस्टिनी। तो अमेरिकन ये कहते थे कि अमेरिका का दुनिया में एक्सपैंड करना, it is a divine destiny, like it is a destiny, it is a command that is given by God to them, that they have to expand throughout the world। ठीक है, तो अमेरिका ने इसी, अमेरिका के जो वहाँ पे लोग थे, उन्होंने इसी फिलोसफी को अपनाते हुए they started capturing various territories, either through force or either through peaceful means, but they kept on capturing more and more एरियाज। तो इस तरह से उन्होंने और बहुत ज्यादा जो लोकेलिटीज थी जिनको कब्जे में लिया, उनमें एक एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास भी काफी फेमस है। अब टेक्सास जो है 1845 में व्हेन दे एनेक्स टेक्सास, तो उससे पहले टेक्सास वाज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब बेसिकली वो एक डिस्प्यूटेड था, लेकिन जैसे आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ लाइक आप कह सकते हो कि कश्मीर, लेकिन कश्मीर में ये है कि पाकिस्तान इंडिया दोनों का क्लेम है। यहाँ पे ये था टेक्सास में कि टेक्सास वाले खुद ये कंसिडर करते थे दैट दे आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन मेक्सिको जो था, ठीक है, वो क्लेम ये करता था कि टेक्सास जो है वो उनकी टेरिटरी है। तो अब ये हुआ बेसिकली कि इस टेक्सास की टेरिटरी को कैप्चर जब करने की कोशिश की गई, तो देयर वाज अ वॉर दैट वाज ब्रोकन आउट बिटवीन अमेरिका एंड मेक्सिको, जिसको अमेरिकन मैक्सिकन वॉर कहते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 2.5 साल चली है वॉर। खैर, इस वॉर में अमेरिका जीत जाता है मैक्सिको से, और अमेरिका ने सारी मैक्सिकन टेरिटरी जो भी थी वो कैप्चर कर ली। फिर 1846 में उसने
और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। फिर आज मैं आपको मैप भी बता दूंगी आधा सा कि तैयार करना कि किस तरह से तैयार करना है। तो खैर ओरेगन की जो टेरिटरी है वो टेरिटरी बेसिकली इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की ज्वाइंट टेरिटरी थी, लेकिन अमेरिका ने 1846 में वो भी इंग्लैंड से ले ली। तो अब देखिए ओवर द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट स्टेट्स आर कमिंग इनटू, लाइक आप कह सकते हो कि दे आर कमिंग टू द पोजेशन ऑफ अमेरिका, और अमेरिका उसको अपनी स्टेट्स में शामिल करता जा रहा था। अब 1848 तक कहा जाता है कि अमेरिका के पास ना बहुत वास्ट एरिया आ गया था। अब उस वास्ट एरिया अमेरिका के पोजेशन में तो आ गया था, लेकिन जब भी कोई नई टेरिटरी एक्वायर की जाती थी तो देयर वाज ओनली वन इशू दैट, मतलब दैट केप्ट ऑन हैंगिंग, और वो इशू ये था कि उस स्टेट को स्लेव स्टेट बनाना है या फ्री स्टेट बनाना है। ये मसला नहीं खत्म हो रहा था। तो फिर होता इस तरह से है कि इब्राहम लिंकन, आपने नाम तो सुना होगा इब्राहम लिंकन का पहले, राइट? तो इब्राहम लिंकन जो है ही वाज काफी फेमस नाम है अमेरिका की हिस्ट्री में। तो ही इमर्ज एज अ लीडर। तो उसने ये कहा कि मैं स्लेवरी को एब्सोल्युटली खत्म कर दूंगा, लाइक कंप्लीटली स्लेवरी को खत्म कर दूंगा। तो उसने जब वो व्हेन ही इमर्ज एज अ लीडर तो ही जॉइन द रिपब्लिकन पार्टी। तो हुआ इस तरह से कि उस रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उस रिपब्लिकन पार्टी का जो बेसिकली आप कह सकते हो कि बेसिक जो एम था, या बेसिक आपके हर जो होती है पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव अ सर्टेन, आप कह सकते हो कि स्लोगन कह सकते हो, या दे हैव अ सर्टेन उनके कुछ फंक्शन करने के बेसिक सेट्स ऑफ फ्रेम्स होते हैं ना, राइट? तो इस जो रिपब्लिकन पार्टी थी उनका ये था कि फ्रीडम फॉर ऑल। तो बेसिकली द रिपब्लिक या मैनिफेस्टो, थैंक यू सो मच। तो जो रिपब्लिकन पार्टी जो है बेसिकली वो ये उसका मैनिफेस्टो ये था दैट दे आर व्हेन इफ दे कम इनटू पावर दे आर गोइंग टू ग्रांट फ्रीडम टू एवरीवन। अब वो फ्रीडम टू एवरीवन में ये था कि वो, इसका मतलब ये था कि जो रिपब्लिकन पार्टी अगर वो पावर में आ जाती है तो स्लेवरी अमेरिका से खत्म हो जाएगी। अब जो साउथ स्टेट्स थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक नॉर्थ स्टेट्स है और कुछ साउथ स्टेट्स थी, ठीक है? तो नॉर्थ स्टेट्स का हमने ये कहा था कि नॉर्थ स्टेट्स जो है वो है जो कि फ्री स्टेट्स हैं, जबकि साउथ स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि स्लेव स्टेट्स थी। स्लेव स्टेट्स का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में कि ऐसी स्टेट जो कि स्लेवरी चाहती थी कि स्लेवरी जो है उसमें रहे, दे नीडेड स्लेव्स टू रन देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो अब जब लिंकन ने ये कहा कि if he become the president of America तो he is going to abolish slavery completely। तो जो सदर्न स्टेट्स थी they used to hate लिंकन, क्योंकि उनको पता था कि अगर लिंकन आ गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, तो स्लेवरी खत्म हो जाएगी। और स्लेवरी खत्म होने का मतलब ये है कि उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो उस तरह से रन नहीं करेंगी जिस तरह पहले करती थी, और इस तरह से उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल आ जाएगा। तो खैर होता इस तरह से है कि 1860 और 1861 में जो सदर्न स्टेट्स है ना, अब इसके अंदर दरमियान में बड़ी लंबी कहानी है कि पहले इलेक्शन हुए, फिर दोबारा इलेक्शन हुए वगैरह वगैरह, तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो खैर 1860 और 1861 के दरमियान में जब इलेक्शंस होते हैं तो जो साउथ स्टेट्स थी दे सेपरेटेड फ्रॉम अमेरिका, और उन्होंने अपनी जो साउथ वाली साइड स्टेट है उन्होंने अपने अमेरिकन कन्फेडरेशन बना लिया। उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, वी आर नॉट द स्टेट्स ऑफ अमेरिका एनीमोर, हम एक अलग मुल्क है। उन्होंने अपने आप को कह दिया अमेरिकन कन्फेडरेशन। अब अमेरिकन कन्फेडरेशन जो बन गई नई साउथ, इसका मतलब है अमेरिका और अमेरिका टूटा 1860s में। तो जब अमेरिका टूट के एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, दैट वाज नॉट यूनाइटेड एनीमोर क्योंकि वो टूट गया। तो नदर्न स्टेट्स जो थी, जो नॉर्थ वाली थी, दे वर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाउ, और जो साउथ स्टेट्स थी दे वर द अमेरिकन कन्फेडरेशन। तो अमेरिकन कन्फेडरेशन जो थी दे स्टार्टेड अटैकिंग नॉर्थ स्टेट्स, लेकिन अब वो अटैक तो कर रही थी, लेकिन साउथ स्टेट्स क्या थी, दे वर द एग्रीकल्चरल स्टेट्स, और एग्रीकल्चरल स्टेट्स होने की वजह से दे वर नॉट वेरी एडवांस्ड, आप कह सकते हो कि मिलिटरीली दे वर नॉट वेरी एडवांस। तो खैर जब अमेरिकन कन्फेडरेशन ने नॉर्थ स्टेट्स पे अटैक करना शुरू किया तो इन रिस्पॉन्स लिंकन ने अमेरिकन कन्फेडरेशन पे लाइक जंग खोल दी, एंड दैट इज कॉल्ड द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अमेरिका की हिस्ट्री में सिविल वॉर ऑफ अमेरिका वाज फॉट ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी। खैर इस सिविल वॉर में नॉर्थ जो है वो जीत गई। जब नॉर्थ जीत गई तो अमेरिका का जो इस रिजल्ट में क्या हुआ कि अमेरिका जो है वो दोबारा से इकट्ठा हो गया और स्लेवरी कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश हो गई और 13वीं तरमीम पास की गई। लेकिन खैर जब सिविल वॉर खत्म होती है तो उसके साथ ही लिंकन को भी असैसिनेट कर दिया जाता है।
तो लिंकन को असैसिनेट बेसिकली जो मुझे स्टोरी याद है उसमें ये था कि he was watching I think in Washington DC he was watching a comedy show. उसका नाम था पता नहीं क्या कजन, खैर आगे आ जाएगा लेक्चर में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आता रहा उस शो का। तो ही वॉज वॉचिंग दैट और उस शो में द कॉमेडियन फायर्ड अपॉन लिंकन। तो लोगों को उस टाइम ये लगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ द शो, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द शो। लिंकन वॉज असैसिनेटेड दैट वे। ठीक हो गया यहाँ तक? आर वी गुड टिल हियर? वाहिद कहाँ से बताओ? लास्ट पॉइंट, अच्छा रुको बताती हूँ। देखो हमने पिछली क्लास में ना हमने पूरा पढ़ा था, प्रेसिडेंट्स का पढ़े थे कि एक प्रेसिडेंट आया, दूसरा आया, हमने एंड्रयू जैक्सन तक पढ़ा था। ठीक है वाहिद, कि 1829 से 1830। पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया था वाहिद? आपको पिछला लेक्चर का समझ आ गया? अच्छा, तो हमने 1837 तक पढ़ा था एंड्रयू जैक्सन का कि उसने स्लेवरी को खत्म नहीं किया था। 1837 के बाद ये 4 प्रेसिडेंट आए, वो आर नॉट वेरी फेमस, और आपके कोर्स में भी शामिल नहीं है, तो इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इनको। फिर उसके बाद 1840s की मैंने आपको एक फिलोसफी बताई है कि अमेरिकन ये चाहते थे कि पूरी पूरी दुनिया में वो कब्जा कर लें, और अमेरिका ये कहता था दैट अमेरिका इज गोइंग टू बी द सुपर पावर ऑफ द नदरन हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका चाहता था। अमेंडमेंट क्या होता है? ओहो, अच्छा बताती हूँ अमेंडमेंट क्या होता है। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा, पहले मैं यहाँ से मरियम बता लूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि ये जो मैनिफेस्ट डेस्टिनी को फॉलो करते हुए कि अमेरिकन्स का ये ख्याल था कि एंड बिकॉज अमेरिकन्स ने यूरोप से जंग जीत के अलहदा हुए थे, तो यूरोप उस टाइम बहुत बड़ी सुपर पावर था। ठीक है, तो इतनी बड़ी सुपर पावर से जंग जीत के दे वर मॉरली वेरी, आप कह सकते हो कि उनका मोरल काफी ऊपर था कि हम तो अगर यूरोप से जंग जीत सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो लाइक ऑक्यूपाई ऑल अदर टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस फिलोसफी को और मर्केंटाइलिज्म वगैरह के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसको फॉलो करते हुए अमेरिका में इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी बहुत फेमस था उस टाइम, कि इंपीरियलिज्म होता है एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है, इंपीरियलिज्म तो एक्सपेंशन। अमेरिका ये चाहता था कि उसकी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसने और ज्यादा लोकेलिटीज जो है और ज्यादा एरिया जो है वो ऐड होता जाए। तो वो एरिया ऐड होने के लिए वो बाकी जगहों पे जो उसके एडजॉइनिंग टेरिटरीज थी उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ टेरिटरीज जो है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, उसने कुछ टेरिटरीज परचेज भी की, कुछ जंग से भी ली हैं। तो हमने जिक्र किया अभी टेक्सास का, तो उसने टेक्सास को मैक्सिको से लड़ाई लड़के अमेरिकन मैक्सिकन वॉर से उसने अमेरिका ने टेक्सास को अनेक्स कर लिया। इसी तरह जो ओरेगन की टेरिटरी थी वो उसने इंग्लैंड से ले ली। फिर इस तरह ये है कि मैंने आपको ये बता रही थी कि अमेरिका के पास बहुत ज्यादा इलाका तो आ गया था, लेकिन बेसिक मसला जो था वो एक ही था, वो ये था कि उन स्टेट्स का क्या हल निकाला जाए। ठीक है वाहिद? अच्छा, तो उन स्टेट्स का हल क्या निकाला जाए, कि क्या उनको आवाज नहीं आ रही गाइस? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से तो जा रही है। गाइस मेरे ख्याल से मेरी आवाज तो माइक तो दिखा रहा है कि पूरी जा रही है आवाज यहाँ से, तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शंस एज वेल। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे, अच्छा राजा वाहिद, सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन तो प्लीज रिस्पॉन्ड एज वेल। अच्छा, तो हम यहाँ तक समझ आ गए वाहिद? अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अब मसला ये था कि अब जो नई जितनी भी टेरिटरीज हैं वहां पे जो आबादी है, क्या वहां पॉपुलेशन जो है वो क्या चाहती है,
कुछ चाह रही थी इनको स्लेव स्टेट बनाया जाए, कुछ चाह रही थी कि इनको फ्री स्टेट बनाया जाए, लेकिन हमेशा ये स्लेव स्टेट और फ्री स्टेट का मसला खड़ा हो जाता था। तो इस मसले को हल करने के लिए देयर वाज अ नीड फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं आया था जिसने इसका परमानेंट हल निकाला हो। और वो परमानेंट हल ना निकालने की वजह ये थी कि उनको ये पता था कि अगर इसका कोई परमानेंट हल निकालेंगे, कि अगर हम सारी स्टेट्स को फ्री या सारी स्टेट्स को स्लेव स्टेट्स कर देंगे, तो मसला ये होगा कि द अमेरिका इज गोइंग टू फॉल अपार्ट। लेकिन इब्राहिम लिंकन ही टुक द इनिशिएटिव एंड व्हाट ही डिड वाज, तो उसने जब रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की तो उसका मैनिफेस्टो ये था कि वी आर गोइंग टू गेट एवरीवन द फ्रीडम, स्लेवरी को खत्म कर देंगे। तो लेकिन से साउथ स्टेट जो है, जो स्लेव स्टेट थी, जो कि एडवोकेट थी स्लेवरी की, उनको लिंकन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन खैर हुआ इस तरह से कि जब इलेक्शंस हुए और लिंकन जो है प्रेसिडेंट बन गया, तो उसके प्रेसिडेंट बनने से पहले ही साउथ वाली स्टेट जो थी, व्हेन दे न्यू दैट दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्शन और लिंकन इलेक्शन जीतने वाला है, तो उन्होंने अमेरिका से अलहदा होकर साउथ स्टेट ने अपनी एक अमेरिकन कन्फेडरेशन बना दी। ठीक है, अपना एक अलग मुल्क बना दिया, कि उन्होंने ये कह दिया कि हम अमेरिका के साथ अब नहीं है। लेकिन अमेरिकन कन्फेडरेशन जो थी, उन्होंने जब नॉर्थ स्टेट्स पे अटैक करना शुरू किया, एक फोर्ट समटर है वहां पे उन्होंने अटैक किया था। तो जब अटैक करना शुरू किया तो बेसिकली अब्राहम लिंकन ने जो अमेरिकन कन्फेडरेशन है, जो साउथ वाली स्टेट्स थी, उन पे वॉर डिक्लेयर कर दी। जब वॉर डिक्लेयर की तो दैट वॉर इज एक्चुअली कॉल्ड द सिविल वॉर ऑफ अमेरिका एंड दैट लास्टेड फॉर रफली 5 years। अब उसमें हुआ इस तरह से कि क्योंकि ऑब्वियसली साउथ स्टेट जो थी, दे वर द एग्रीकल्चरल स्टेट्स, एंड सिंस दे वर द एग्रीकल्चरल स्टेट्स, सो दे वर नॉट वेरी एडवांस्ड। ठीक है, लाइक आप कह सकते हो कि मिलिटरीली भी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस नहीं थी। तो इसीलिए साउथ स्टेट्स जो हैं, जो अमेरिकन कन्फेडरेशन बन गई थी, दे लॉस्ट द वॉर। और नॉर्थ स्टेट्स जो हैं, हाँ जी तहजीब, हम पिछले लेक्चर ये पढ़ेंगे साउथ स्टेट्स आर द स्लेव स्टेट्स। अच्छा, तो खैर फिर ये हुआ कि उन्होंने जब सिविल वॉर ऑफ अमेरिका हुई तो उसके नतीजे में नॉर्थ स्टेट्स जंग जीत गई। एंड व्हेन नॉर्थ स्टेट्स जंग जीत गई तो अमेरिका दोबारा से रीयूनाइट हो गया और स्लेवरी को कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश कर दिया। अब मरियम ने मुझसे ये पूछा था कि अमेंडमेंट क्या होता है। तो मरियम, अगर मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से दे देती हूँ मिसाल, कि देखिए अगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 280 आर्टिकल्स है ना, ठीक है, तो होता इस तरह से है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरियात के साथ साथ, और आप कह सकते हो कि डिफरेंट सिनेरियोज में ऐसा किया जाता है कि अब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन उसमें तरमीम की जाती है। तरमीम से मुराद ये है कि उसमें चेंजिंग्स की जाती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर लीगल ऑर्डर पास होता है उसको चेंजिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जब उसमें चेंजिंग की जाती है तो दैट इज लाइक, आप देखो स्लेवरी का टॉपिक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के था ही नहीं। द टॉपिक ऑफ स्लेवरी वाज नॉट इवन डिस्कस्ड। और जब भी वोटिंग शोटिंग की बात हुई तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि 3/5 कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। इट्स अ डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज, मिजूरी कॉम्प्रोमाइज का हमने पढ़ा था, उसका एक 3/5 कॉम्प्रोमाइज भी किया गया था। चलिए मैं बता देती हूँ वो क्या था। तो 3/5 कॉम्प्रोमाइज बेसिकली, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन 3/5 कॉम्प्रोमाइज ये था कि उन्होंने ये कहा कि 5 स्लेव्स जो हैं अगर वो वोट डालते ना, तो दैट वोट विल बी इक्वल टू द वोट ऑफ 3 पीपल। ठीक है, पहले तो ये है कि नॉर्थ स्टेट जो थी वो तो एडवोकेट ही नहीं थी इस बात की कि स्लेव्स को वोटिंग का राइट मिले। अब नॉर्थ क्यों नहीं थी एडवोकेट? क्योंकि नॉर्थ को ये पता था कि साउथ में ज्यादा स्लेव्स थे और मास्टर्स कम थे। साउथ की पॉपुलेशन में ज्यादा स्लेव्स थे, और अगर वोटिंग में स्लेव्स वोट नहीं करेंगे तो फिर हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंड वाज कि आप ये देखें कि अब स्लेव्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो नहीं गिवन था, लाइक अलाउ तो नहीं की गई थी स्लेवरी। तो नॉर्थ वाज समवट राइट लॉजिकली कि जब इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही नहीं है तो व्हाई वुड दे वोट। लेकिन खैर वो उन्होंने उस टाइम जो प्रेसिडेंट था उसने कॉम्प्रोमाइज करके एक 3/5 कॉम्प्रोमाइज कर दिया। चलो दरमियानी राय इख्तियार कर लेते हैं। 5 स्लेव्स विल बी गिवन द आप कह लो स्टेटस ऑफ 3 पीपल, 3 पीपल कि 5 लोग वोट करेंगे तो दैट वोट विल बी काउंटेड एज 3। ठीक है, लेकिन खैर ये सब बातें खत्म हुई, सिविल वॉर हुई, सिविल वॉर में खत्म हुई और उसके बाद स्लेवरी को कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया गया
मैं आपको सारी अमेंडमेंट्स जो अमेरिका की हैं फेमस कुछ, मैं आपको बेसिकली जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगी अंडर बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो खैर जब इस सिविल वॉर वगैरह खत्म हो जाती है तो लिंकन जो है बेसिकली ही वाज असैसिनेटेड। अब उसको वो असैसिनेट जो मुझसे पूछ रहा था कोई, तो ऑब्वियसली क्योंकि साउथ साउथ जो था, जो साउथ स्टेट्स थी वो लिंकन को पसंद नहीं करती थी, तो नहीं करती थी ना, क्योंकि लिंकन की वजह से स्लेवरी वहां पे खत्म हुई है। तो साउथ के ही किसी बंदे ने, द कॉमेडियन हु एक्चुअली killed Lincoln, he belonged from South, and he was doing that comedy show, and while doing that he fired upon Lincoln, और लोगों को लग रहा था कि यार ये कोई कॉमेडी शो का पार्ट है, but it was not actually so। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? अच्छा, अगर आप 3 मिनट रुक जाए, अजान होने दें। तो खैर 5 मिनट बाद नमाज के ब्रेक ना दूं? अजाने तो हो जाने दें, क्या ख्याल है? ठीक है, गुड। अच्छा, बेसिकली आगे चलते हैं। मेरे आचार्य ने स्लाइड खत्म हो गई। अच्छा, बेसिकली फिर क्या हुआ कि चैलेंजेस क्या थे। अब अमेरिका, आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुई है। जब भी कहीं काशा वेडियो लिव, तो हम ये कह रहे थे कि अब देखिए जंग हुई है, सिविल वॉर हुई है अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका के अंदर टूट फूट तो हुई है ना। ठीक है, जब भी कोई जंग होती है तो उसके काफी रिपरकशंस होते हैं। तो अब बेसिकली अमेरिका जब दोबारा से इकट्ठा हो गया, तो अमेरिका इकट्ठा जब हो गया, मैंने बोला 5 मिनट दे दो, सवा दे रही हूँ नमाज पे। अच्छा, अमेरिका जब दोबारा से इकट्ठा हो गया तो बेसिकली देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट अमेरिका हैड टू फेस। क्योंकि एक तो ये था कि दोबारा से रीयूनाइट करना लोगों को राइट्स से ना, ब्लैक्स हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर सो लॉन्ग एज स्लेव्स, तो अब उनको सिविल राइट्स प्रोवाइड करना, अमेरिका को दोबारा से वापस उस पोजीशन में लाना, लाइक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका का टाइम शुरू हो गया। तो कहा जाता है कि 1865 से 1877 का जो टाइम है, दैट वाज बेसिकली द एरा ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। नहीं, ग्रेट डिप्रेशन वाली कहानी आएगी, अभी सब्र कर जाए, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ चंक्स एंड पीसेस में, ताकि आपका एक लिंक बन जाए पूरी स्टोरी का कि हाउ अमेरिका हैज रीच्ड टू इट्स प्रेजेंट स्टेट। फिर उसके बाद हम हर टॉपिक जब डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर एरा ऑफ डिप्रेशन भी आएगा, प्रोग्रेसिविज्म भी आएगा, न्यू डील वगैरह बहुत कुछ आएगा उसके अंदर। अच्छा, तो बेसिकली अब क्या है कि एरा ऑफ रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया कि अमेरिका दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना था, रोड्स बनानी थी, बहुत ज्यादा रोड लिंकेजेस वगैरह नहीं थी, उन सबको ठीक करना था। साउथ जो थी वो एग्रीकल्चर थी, एग्रीकल्चर स्टेट थी, वहां पे नई टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय करनी थी एग्रीकल्चर की। लेकिन इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा थी। वो ये था कि नॉर्थ स्टेट्स दे वर द इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जबकि जो साउथ थी वो एग्रीकल्चरल स्टेट्स थी। तो नाउ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दे कैन हैव एन एक्सेस बिटवीन देम। ठीक है, और फिर 1870s में सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो जाती है। फिर इस तरह से ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अमेरिका वाज गेटिंग डेवलप्ड इन एवरी सेक्टर। वो किस तरह से हुआ वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर बेसिकली एक 1870 से जो 1900 का पीरियड है ना, वो अमेरिका में कहा जाता है गिल्डेड एज। ठीक है, 1900s के शुरू का आप कह लो, मतलब 1890s के शुरू तक आप कह सकते हो वैसे। तो गिल्डेड एज बेसिकली उस टाइम को कहते हैं जब ये लग रहा हो कि बाहर से तो बहुत चमक है कि अमेरिका बहुत तरक्की कर रहा है, इट इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और सब चीजें बहुत फिट चल रही हैं, लेकिन अंदर से जो आम इंसान है, कॉमन लोग जो है, दे वर नॉट एक्चुअली हैप्पी। ठीक है, तो इसको ये कहा जाता है कि ये गिल्डेड एज है, दैट रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अपेरेंट। ठीक है, कि आम इंसान जो है उसको राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे, लेकिन बाहर से तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप लोगों ने पिछले सालों के एसए के पेपर्स देखे हों तो 2018 में एक एसए आया था कि इट वाज द फर्स्ट एसए ऑफ 2018 पेपर, और कुछ इस टाइप का था कि रियल डेवलपमेंट मस्ट ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे गिल्डेड एज में भी यही है कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स तो बेहतर हो रहे थे, लेकिन रियलिटी जो अंदर था ना सब,
वो नहीं बदल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद ये हुआ कि फिर एक प्रोग्रेसिविज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो कि मिडिल क्लास वालों ने स्टार्ट की। चाइल्ड लेबर को डिस्करेज किया गया, वोटिंग राइट्स औरतों को दिए गए, 18th 19th अमेंडमेंट्स वगैरह पास हुई इक्वल राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए। वो क्या हुई थी वो भी हम देखेंगे आगे। फिर लोगों पे टैक्सेस एम्प्लॉय वगैरह किए गए। तो इस तरह से अमेरिका जो है वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम तरक्कियां करता रहा। अच्छा, इसके बाद बेसिकली जब 1920s वाला टाइम चल रहा है, या आप कह लो कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है 1914 में। ठीक है, और अमेरिका इंटरवीन करता है वॉर इन 1917 इन वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन हुई, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली खत्म होती है ना, तो उस टाइम अभी उससे तहजीब ने सवाल पूछा, तो उन्हीं के सवाल का मैं जवाब दे दूं कि वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुई है बेसिकली, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में ग्रेट डिप्रेशन आया था, एंड दैट इज ऑफ 1929। फिर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट आता है और वो ये कहता है कि मैं अमेरिका को डिप्रेशन से निकालूंगा। तो उससे फिर न्यू डील दी कि हमने किस तरह से अमेरिका को डिप्रेशन से निकालना है। अब आप ये देखें कि अमेरिका इंटरवीन इन द वॉर, एंड वर्ल्ड वॉर वन का मतलब ये है कि तकरीबन पूरी दुनिया उस वॉर में इन्वॉल्व हुई भी थी। अब उसमें ये है कि पूरी दुनिया से इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इनटू द वॉर। तो जब जंग खत्म होती है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जब भी जंग खत्म होती है तो उसके काफी बुरे असरात भी होते हैं। तो अमेरिका की इकोनॉमी जो थी दैट वाज बैडली हर्ट बाय द वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि अमेरिका एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अलॉट इन दैट वॉर। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसकी वजह से, ग्रेट डिप्रेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू इकोनॉमी की, इकोनॉमी बहुत खराब थी अमेरिका की। तो वो 1929 का पीरियड है। खैर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो 1932 में जब प्रेसिडेंट बन जाता है, तो उसके बाद वो ये कहता है कि मैं अमेरिका को निकालूंगा डिप्रेशन से। तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया विच इज कॉल्ड न्यू डील, आप कह सकते हो। मतलब एक नया उसने एक मैकेनिज्म बताया कि हाउ वी कैन गेट अमेरिका आउट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो फिर इस तरह अमेरिका जो है बेसिकली ही गॉट आउट ऑफ द डिप्रेशन। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ड्यूरेशन कितना था यूएस प्रेसिडेंट फॉर 2 tenures? राजा वाहिद, वो प्रेसिडेंट बना था और ही मेरे ख्याल से ही लेफ्ट ऑफिस व्हेन ही डाइड। तो उससे पहले ही वाज इन ऑफिस। व्हाट वाज द फॉर्मूला? जो न्यू डील फॉर्मूला है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं पूरे टॉपिक्स नहीं इसलिए यहाँ पढ़ा रही, सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। तो उसमें उसने रिलीफ पैकेजेस बताए कि लोगों को किस तरह से रिलीफ दी जाए, रिकवरी, जो चीजें खराब हुई हैं उनको रिकवर कैसे करना है, और रिफॉर्म्स में क्या आएगा कि ऐसे इकदाम लिए जाएं कि दोबारा से डिप्रेशन ना आए। तो इस न्यू डील के पैटर्न को फॉलो करते हुए डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट पैकेजेस लोगों को देते हुए, जी न्यू डील कोई न्यू मैकेनिज्म कहा है ना मैंने। Tehzeeb, I would not like to discuss on Pakistan's politics. अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका इस तरह से केम आउट ऑफ द डिप्रेशन। ठीक है, नुमान गुल, यस दे वर रिलेटेड, कोई अंकल भांजे का कोई था इनका सीन रिलेशन। अमेरिका में और भी प्रेसिडेंट्स हैं बेसिकली हुआ फादर सन। जैसे आपको पता है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, दे वर द फादर सन टू आ गया। बोथ ऑफ देम वर द प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। फिर उसके बाद जॉन एडम्स और जॉन क्विंसी एडम्स, ये दोनों भी वही हैं जो कि फादर सन का डुओ है। अच्छा, ठीक है, या फिर आप नमाज पढ़ लें। इसके बाद बेसिकली क्या, जब अमेरिका डिप्रेशन से बाहर आया है, फिर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई है। वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई है, तो उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड वॉर टू हुई है, अमेरिका वर्ल्ड वॉर में टू में गया है, वर्ल्ड वॉर टू से बाहर आया है बेसिकली। तो जब वर्ल्ड वॉर टू से अमेरिका बाहर आया है, तो रूजवेल्ट ने कहा है कि हम मॉनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे। खैर इसे आगे मैं आप पढ़ा देती हूँ, लेकिन इसके आगे एक ही स्लाइड थी मेरे पास पढ़ाने के लिए, फिर अगला लेक्चर ही था। चलें नमाज पढ़ लें, फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। एक स्लाइड ये स्लाइड पढ़ा दूं, फिर नमाज की ब्रेक कर लें। तो बेसिकली क्या है कि जब
अमेरिका केम आउट ऑफ द डिप्रेशन इन 1938, तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट इन 1939 एंड इट लास्टेड टिल 1945। तो अब बेसिकली क्या है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया था बिकॉज जापान जो है उसने अमेरिका के जो पर्ल हार्बर है, आपने मूवी भी शायद देखी होगी पर्ल हार्बर, हवाई में एक जगह, हवाई इज अ स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसमें पर्ल हार्बर एक जगह और अमेरिका ने उस पर अटैक किया था, जिसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे जापान के ऊपर ऊपर ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ठीक है। तो इस तरह से खैर अमेरिका जो है बेसिकली जिस बेसिकली दो पावर्स थी हमारे, जो वर्ल्ड वॉर टू हुई थी ना, तो देयर वर टू साइड्स, वन ऑफ देम वाज कॉल्ड द एलाइड पावर्स एंड द अदर वन वाज कॉल्ड द एक्सेस पावर्स। तो अमेरिका जो था वो एलाइड पावर्स में था, एलाइड पावर्स में ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसएसआर था और यूएसए खुद था, जबकि एक्सेस पावर में जो था जर्मनी भी था, इटली भी था और जापान था। खैर अमेरिका जो था वो एलाइड पावर्स था और एलाइड पावर्स जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ सकता है कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या था कि अलाइड पावर्स थी और एक्सेस पावर्स थी, अलाइड पावर्स एक तरफ और एक्सेस पावर्स दूसरी तरफ। सॉरी। तो बस ये होता है इस तरह से कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाती है, अलाइड पावर्स जीत जाती हैं, और इसके बाद एक हम 1945 से 1991 के टाइम को हम कहते हैं कोल्ड वॉर का टाइम, ठीक है। वो खैर हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर पूरा एक लेक्चर का पूरा टॉपिक है। अमेरिका ने 1941 में ज्वाइन की थी अफसाल नियाजी वर्ल्ड वॉर टू, 1941 में जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था उसके बाद, जबकि वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939 में खुद स्टार्ट हो गई थी। ठीक हो गया। चलें ब्रेक कर लें और ब्रेक के बाद 15 मिनट की एक ही ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक ही ब्रेक है तो 15 मिनट की एक ही दफा कर लें। नेट बंद नहीं करना, नेट करा
रमजान आने वाला है अम्मी 8 9 10 4 दे देते थे अच्छा यूं क्या मैम फिर मैं काम में लगी आने फिर रमजान के फायदा होता है वो एक वो आजी वो एक उनकी पिछोई के वो ये वो होती यार अम्मा क्लास अम्मी छुड़वाओ अपनी बेटियों को नहीं देख रही वो दिन मेहनत करती हूँ ये तो करती ही होती है अभी मैं तैयारी करूंगी मुझे खाने की मैं इस तरह करती हूँ मुझे खाने की जरूरत है मुझे मिलो ना तरफ से हाँ मैं तो भेज दूंगी हाँ जो पढ़ते लेकिन जो मैं लाई हूँ वो देगी ना तू जो वाले रो तानी आज मजा मन दिमाग से नमाज में जाना सूझे दिमाग आ जाएगी सुबह खाने का तो चीज पढ़नी है आज ये वो तो बस मैं फिर क्या पढ़ने बस नीट का 30 नीट तो हर कोई पढ़ने मैं नहीं रो ना नमाज रहेगी बस मैं करेंगे बाकी तो मिस नहीं करती हूँ 4 वक्त की पढ़ती हूँ तो उम्र भर बस बाकी में सुबह नमाज एक होती बस मैं इतना फिर मेरा मेरी भी तो टाइट थी डीएनए में डीएनए में क्या है पढ़ने के लिए मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही क्यों तुम इस तरह कर रही जीसी है एटी है बस जाओ और खत्म और क्या है एटी के दरमियान 2 होता है जीसी में 3 होते हैं जोन्स और क्या है उसमें बहुत कुछ क्या है ऐसे ऐसे ट्विस्टेड यूरिन पॉइंटिंग टू पायरामिडीन प्यूरिन डबल रिंग है पायरामिडीन सिंगल रिंग है ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है जी हमेशा सी के साथ होता है ए टू जीसी याद रखो जीसी की जगह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इन की जगह देन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 0.34 नैनोमीटर वो ये याद करो ये दोनों के दरमियान प्यूरिन और पायरामिडीन के दरमियान डिस्टेंस होता है मुझे हिस्ट्री का आंसर नहीं मिले पूरा दिन आज आधा हाँ जी, आप लोग वापस आ गए। चेक करो तुम भी मैं तुमको देती अगर तूने मैं अपनी मेरे बाद नहीं मानी थी मैं अभी मैं कहूँगी बताएं यार क्या घर में क्या थूक गिरे कर देते हैं मेरा पाउच कहाँ है सब लोग चुराते हैं मेरा ही अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तो उधर तक जाते हैं वो लेके आते हैं चल लेते हैं मैं slides खोलूं फिर। Okay, just give me a moment. क्या ये तुम्हें समझ नहीं आती व्हाट हैपेंड टू प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर क्या हुआ था नहीं मिल रहा मुझे कि स्टेट के बाद काम दे सकती है तुम इतना लंबा चैप्टर में पढ़ो यहाँ से आगे पढ़ो यहाँ से आगे कोई प्रिंसली स्टेट नहीं है मुझे पता है यहाँ से आगे ही पढ़ो ये यहाँ से आगे प्रिंसली स्टेट ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताएं मैं ये टॉपिक पूरा स्टार्ट करूं पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप बनाना बता दूं, जैसे आप लोग चाहें। मैप करना पहले टॉपिक मैप अच्छा, जो मर्जी, चलो ये भी सही है। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम लोगों ने मैप करके, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से, इसकी इतनी स्लाइड्स नहीं बनी। ये इट्स द फर्स्ट टॉपिक आफ्टर द जनरल ओवरव्यू। यस आकाश, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करती हूँ। मैं आपको ना अभी शेयर करूंगी स्क्रीन पे एक ब्लैंक मैप की पिक्चर, ठीक है? बिकॉज आई एम गोइंग टू फिल दैट फॉर यू। कर लेते हैं।
मुसीबत है, बंदा इसकी तैयारी करे, अपने टेस्टों की तैयारी करे, क्या नहीं की तैयारी करें, इसकी तैयारी करें। अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहा है मैप जिसमें कोई स्टेट्स के नाम नहीं लिखे हुए? यार उन्होंने जबरदस्ती वो कर दिया था इसके अच्छा, अब बेसिकली ये है ना, मैं आपको छोटे छोटे हिंट्स बताऊंगी। अब आज हम करेंगे ये जो साइड नहीं है मैप की, दिस साइड, ये वाली साइड करेंगे मैप की आज, ठीक है? और फिर ये वाली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सही हो गया, क्योंकि एक दिन में 50 स्टेट्स याद नहीं की जा सकती, तो जितनी याद की जा सकती है उतनी ही करेंगे। सही हो गया? अच्छा, तो अब बेसिकली ये है कि मैंने आपको जब अमेरिका के थोड़ी बताया था कि अमेरिका के नॉर्थ में ये है, अमेरिका के साउथ में ये है, ईस्ट में ये, वेस्ट में ये है, तो याद है आपको? चलिए मुझे ये बता दें कि ये अमेरिका का मैप है, ठीक है? जो उसकी इज माई वॉइस ऑडिबल? ठीक है, सबा प्लीज चेक योर इंटरनेट। अच्छा, अब बेसिकली ये है कि ये जो अमेरिका की सारी स्टेट्स हैं जो कि इकट्ठी हैं, ठीक है, मतलब जो जोग्राफिकली जुड़ी हुई है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा है और अमेरिका के साउथ में क्या है, क्या बताया था? मैक्सिको बताया था। वेरी गुड हबीबा। तो अमेरिका के नॉर्थ में हमने ये कहा था कि कनाडा है, मतलब ऊपर जो है, ठीक है, इस मैप में ऊपर जो है नॉर्थ है बेसिकली, दैट इज कनाडा, और जो साउथ में है दैट इज मैक्सिको। अब आप मुझे ये बताएं कि कैन यू क्रॉस अ कंट्री, like can you go to the other country without proper paperwork? You cannot, right? तो since this is a border, तो हम ये कहते हैं C A N C, can't. You can't cross the border without proper paperwork. सही हो गया? Make sense? Does this make sense? You can't cross the border without proper paperwork, right? तो इधर C जो है, C stands for California, A stands for Arizona, N stands for New Mexico, and T stands for Texas. याद हो जाएगा? C for California, A for Arizona, N for New Mexico, and T for Texas. ठीक है, तो आपसे याद रख सकते हो कि you can't cross the border without proper paperwork. So इसीलिए can't आ जाएगा, ठीक है, कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको एंड टेक्सास। अभी हमने नीचे वाली 4 बॉर्डर वाली स्टेट्स के नाम कर लिए। अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक और ना आपको एब्रिविएशन याद करनी पड़ेगी छोटी सी। इट इज कॉल्ड नक, N U C K, नक, ठीक है, कर देती हूँ सामा। मैंने पहले ये बताया है कि ये बॉर्डर वाली जो स्टेट्स हैं, ये बॉर्डर के नीचे इधर क्या है अमेरिका के साउथ में? इट्स मैक्सिको। तो मैक्सिको तो नहीं अमेरिका जा सकता जब तक वीजा शीजा नहीं लगेगा, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि यू कैंट क्रॉस दिस बॉर्डर विदाउट प्रॉपर पेपर वर्क। तो हमने कैंट CANT लिख दिया। तो C स्टैंड फॉर कैलिफोर्निया, A स्टैंड फॉर एरिजोना, N स्टैंड फॉर न्यू मैक्सिको एंड T स्टैंड फॉर टेक्सास। सही है? अब दूसरी बात हमने ये कही है कि इसी के ऊपर ये जो स्टेट्स हैं हमने उनको नाम दे दिए नक का।
ठीक है, एब्रीविएशन एक याद कर लेंगे। अब नक जो है इसमें एन जो है इट स्टैंड्स फॉर नेवाडा, U stands for Utah, C stands for Colorado, and K stands for Kansas. राजा वाहिद कहाँ से नहीं समझ आई? या आप लोग आ लेट रहे हैं ब्रेक से? N stands for Nevada. If you like, मैं नाम भी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर बना लेती, let me just do things like this. मैं यहाँ लिख देती हूँ नाम। मैंने बताया था C stands for California, A stands for Arizona, N stands for New Mexico, पहले नीचे वाला जो है, कैंट वाला जो है, New Mexico, and T stands for Texas. ऊपर जो हमने नक कहा है उसमें N stands for Nevada, U stands for Utah, C stands for Colorado, and K stands for Kansas. आप समझ आइए? This is the easiest way to memorize map, वरना मैप याद नहीं होगा। अभी कितनी आसान सी बात है कि ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अब बॉर्डर से उधर तो नहीं जा सकता, तो वीजा नहीं होगा, तो कैंट याद कर लो, यू कैंट क्रॉस द बॉर्डर। तो कैंट के लिए आपने 4 स्टेट्स याद करनी है, वो वैसे ही कंसेक्टिव जब सक्सेसिव लेक्चर्स होंगे तो उनमें आपको याद हो जाएंगे स्टेट्स के नाम। अच्छा, फिर आगे नक हमने एक लफ्ज याद कर लिया, N for Nevada, U for Utah, C for Colorado, and K for Kansas. Is it clear till here? अच्छा, गुड। अब ये जो स्टेट्स है ना, यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है दिस वन, अब यहाँ पे हमें सिर्फ के पता है, कैंसस, लेकिन मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये जो सारी लाइन है ना, ये वाली, इसमें सारी स्टेट्स में के लाजमी आएगा, ठीक है? तो हम इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे कि दिस स्टैंड्स फॉर नॉर्थ डेकोटा, this stands for South Dakota, see K आ रहा है, then this stands for Nebraska, ये already Kansas है, and this is Oklahoma. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को confusion ना हो। लेकिन just right here, क्योंकि स्क्रीन पे क्लिक करिए आपकी चैट गायब हो जाती है, मैं एक टाइप पे 2 चीजें नहीं कर पा रही है। North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas already आपको पता है, and last is Oklahoma. ठीक है, तो आपने याद रखना कि इस वाली सारी लाइन में there will be a K at least. देखो, North Dakota, right, and South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma. So they have a K in it. Is it clear till here? आगे चलें? राजा वाहिद should move on. चलो सही हो गया, चलो आपने भी कह दिया। अब यहाँ से ना आज हम ये वाली साइड करेंगे ना, तो पहले हम ये क्लियर करते हैं। अब ये जो स्टेट है इसका तो मुझे नहीं पता चल रहा क्या बताऊं मैं आपको, लेकिन अगर आप देखें, इफ यू लुक एट दिस वन क्लोजली, तो ये माउंटेन्स बनी हुई है ना, पीक्स माउंटेन्स मैप में बनी है, तो हम कहते हैं that this one is Montana. तो माउंटेन से मोंटाना, क्या ख्याल है? अच्छा, अब इधर आओ, तो ये जो है इसका तो नहीं समझ आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इट लुक्स लाइक एन आई,
खैर इट डजंट एक्चुअली, लेकिन बस मैंने बना दी कि इट लुक्स लाइक एन आई, नहीं तो इसका तो याद करना पड़ेगा। तो इसको हम कह देते हैं कि इसका नाम है आइडाहो। आइडाहो। शोर नोमान शोर, मैं ब्लैंक शेयर कर दूंगी। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा अब इसके बाद आप ये देखें, ये गौर से आपने बात सुननी है कि अब हम यहाँ पे आइडाहो से जब हम इस साइड पे चल रहे हैं ना, तो ये दो स्टेट्स हैं। जब यहाँ पहुंचते ना तो हम कहते हैं वो वी हैव रीच्ड द ओशन, राइट? कह सकते हैं ना कि जब ये आइडाहो से उधर जा रहे थे ना तो उन्होंने कहा वो वी हैव रीच्ड द ओशन। तो W stands for Washington and O stands for Oregon. सही हो गया? Are we good? अच्छा अब आप ये देखें कि इन सारी स्टेट्स में से ये एक डिब्बा बच गया, दिस वन राइट हियर। तो ये कहता है why did you leave me? This box asks that why did you leave me? तो हम कहते हैं because you are Wyoming. That's the name of a state. So it's Wyoming. Thank you. तो इस तरह से आपने ये पोर्शन सारा याद कर लिया मैप का। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम कैलिफोर्निया की कैंट हमने याद करना है एक, फिर हमने नक याद करना है, फिर हमने ये याद करना है कि इस पूरी लाइन में के ला वाली स्टेट्स होंगी, फिर ये माउंटेन वाली है तो मोंटाना, इस आई को आपने याद कर लेना है। ओशन के करीब जाने तो कहते वाओ, तो दैट्स लाइक वो वी हैव रीच्ड द ओशन, तो WO लिख लिया हमने। फिर आप ये देखिए यहाँ पे कि एक ये बच गई, हमने कहा कि why did you leave me, तो we said because you are Wyoming, तो इसीलिए हमने ये कह दिया। थैंक यू सो मच गाइस। तो आई होप दिस इज क्लियर और आपको ये मैप याद रह जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं अभी ना ये ब्लैंक मैप भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको खुद भी इस ब्लैंक मैप के ऊपर। यू गाइस कैन टेक प्रिंट्स ऑफ इट, और या फिर अगर सॉफ्ट में भी करते हो प्रैक्टिस तो दैट इज फाइन एज वेल, लेकिन मैप की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलें, आर वी गुड टिल हियर? तो आज हम इतना मैप करेंगे क्योंकि और ज्यादा करेंगे तो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। आज इतना भी याद हो जाए तो बहुत है। और गाइस यू विल बी हैविंग क्विज इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है? तो क्विज के लिए भी तैयार रहिएगा। क्विज नंबर 1 होगा आपका पहला। अच्छा आर वी गुड टिल हियर? अब हम टॉपिक पे चलें। चलो, so I'm not saving it, मेरे पास एक ही खाली मैप मैंने किधर से ढूंढा था। अच्छा यहाँ पे मैं ये करती हूँ कि कैन आई शेयर अ फाइल हियर, क्विज आपके MCQs होगा, गूगल फॉर्म पे मैंने क्विज बनाए हुए आपके, आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, क्लिक करके सबमिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने आपके जवाब ठीक थे कितने गलत थे। MCQs होंगे आपके, ठीक है? और इन्हीं टॉपिक्स होंगे जो हमने पढ़ा होगा। यहाँ पे why is there? No, I did not share the slides. I'll share the notes today. रिपीट कर दूं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि आज का लेक्चर जब हो जाएगा ना तो आई विल बी टेकिंग क्विज ऑफ यू गाइस, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो मैं स्लाइड्स तो शेयर नहीं करूंगी लेकिन मैं आपसे नोट्स शेयर कर दूंगी। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे फाइल अपलोड क्यों नहीं करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। LMS पे नहीं होगा, मैं आपको लिंक भेजूंगी गूगल फॉर्म की,
क्लास के दौरान ही मैं आपको ब्रेक में क्विज के लिंक भेजूंगी, यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक, वो लिंक आपका खुल जाएगा, आपने उस लिंक पे फॉर्म फिल, गूगल फॉर्म फिल करना है और बस। मेरे पास क्यों नहीं है चैट में ऑप्शन? मैं फिर क्लास के एंड पे कर दूंगी कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप पे, मेरा लैपटॉप नहीं पड़ा हुआ, फोन में नहीं। ठीक है, मैं एनएम को कर दूंगी, वो भी और नोट्स पे इंशाल्लाह। यहाँ पे नहीं है ना ऑप्शन, मेरे पास नहीं आ रहा। दिस इज माई चैट ना, यहाँ पे नहीं आ रहा, देखिए। मैम फरिया को, अनम को, अनम इज द कोऑर्डिनेटर टुडे ना, तो मैं अनम को कर दूंगी, ठीक है ना। तो फिर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा बच्चों को, क्लास के बाद मुझे बस याद करा देना। अच्छा चलें, चलते हैं आगे लेक्चर पे। तो बेसिकली ये है कि पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, या आप कह सकते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, कि हाउ अमेरिका एक्चुअली बिकेम द कॉलोनी ऑफ अमेरिका, और वहां पे कितनी कॉलोनीज थी पहले, क्या चल रहा था वहां पे, वो थोड़ी हम स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। द वन थिंग मतलब वन स्ट्रेटजी दैट आई कैन टेल यू अबाउट सीएसएस एंड अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट यूएस हिस्ट्री इज कि अगर आप यूएस हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर मुश्किल लगे। A lot of people say कि इस साल पेपर मुश्किल आया था, but the thing is that the papers are not very difficult. It's just that हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टॉपिक को समझने की। तो सिर्फ कहानी की तरह अगर आप पढ़ेंगे यू विल बी जस्ट फाइन, ठीक है। हम पेपर्स भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको मसला नहीं होगा। अच्छा, तो पहले हम पढ़ें यूएसए एज अ ब्रिटिश कॉलोनी, आप कह रहे हैं कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो पहली बात तो ये है कि अब जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वी शुड एक्चुअली नो that what factors actually led to the establishment of colonies and how did Britain establish colonies in America, इन दो बातों का हमें पता होना चाहिए। तो अब ये देखें कि जब भी हम कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पढ़ते हैं तो जो हिस्टोरियंस है ना वो कॉलोनीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ नदर्न कॉलोनीज थी, कुछ साउथ कॉलोनीज थी और कुछ मिडल कॉलोनीज थी, ठीक है। अब नॉर्थ कॉलोनीज का एक नाम न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज भी उन्होंने रखा हुआ था। खैर, अब ये जो 3 कॉलोनीज थी, अगर आप ये मैप पे देखें तो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज ये रेड वाली हैं खाली। फर्स्ट साइड तो ये है, वो था टॉपिक था खाली यूएस एज अ ब्रिटिश कॉलोनी एंड कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। अच्छा, क्वेश्चन वाली, ये क्वेश्चन वाली। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन की थी कि व्हाट वर एक्चुअली द फैक्टर्स दैट लेड ब्रिटेन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, ठीक है। इस बात को हमने डिस्कस किया था और उस लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि बेसिकली अमेरिका, यूरोप को चाहिए था रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल वो चाहते थे एशिया से, एंड इन ऑर्डर टू सर्च फॉर एन ऑल्टरनेट रूट टू एशिया दे एक्चुअली डिस्कवर्ड अमेरिका। और जब उन्हें डिस्कवर कर लिया अमेरिका तो दे न्यू के लैंड दे इन अमेरिका वाज फर्टाइल, और वहां पे देयर वाज अ लॉट ऑफ लैंड अवेलेबल, तो दे स्टार्टेड सेंडिंग पीपल देयर। और दूसरे यहाँ चर्च वाला मसला भी मैंने बताया था आपको कि चर्च वाला मसला भी था कि जो आपके कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के वहां पे मसले शुरू हो गए थे, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग टू द न्यूली फाउंड वर्ल्ड। और इस तरह से ब्रिटेन ने अपने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करने के लिए और अपने मर्केंटाइलिज्म की जो थ्योरी है उस पर अमल करते हुए एक्सपैंड करने के लिए और ज्यादा प्रोग्रेस करने के लिए ब्रिटेन जो है बेसिकली उसने अमेरिका में कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। अब किस तरह से कि वो भी हम देखते हैं। तो खैर, हमने ये भी बात करे थे कि जो हिस्टोरियंस है, द पीपल हु एक्चुअली रिकॉर्ड एंड राइट्स हिस्ट्री, वो उन्होंने जो अमेरिका की ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी ना, उनको तकसीम किया था 3 हिस्सों में। एक को कहते हैं नॉर्थ कॉलोनीज, एक है मिडिल कॉलोनीज और एक है साउथ कॉलोनीज। अब ये जो आपको मैप पे 13 कॉलोनीज नजर आ रही है ना, अवैस पराचा, वर यू प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेक्चर? हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि नेटिव अमेरिकन कौन है?
जो द पीपल हु आर ऑलरेडी लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि नेटिव अमेरिकन वो थे, द पीपल हु ऑलरेडी लिव इन अमेरिका। और जब वहां पे क्रिस्टोफर कोलंबस गया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहां पे, क्योंकि वो लोग दीज पीपल लुक लाइक इंडियंस, तो उसको लगा था वो इंडिया पहुंचा है, जी रेड इंडियंस। तो अमेरिका डिस्कवर होने से पहले पीपल वर लिविंग ओवर देयर, इट्स जस्ट दैट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ जी, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस थी वहां पे। अच्छा खैर, जो पहली 13 कॉलोनीज बनी उनमें ये सारी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। सब अगर पहले लेक्चर फिर नेक्स्ट बैच के साथ ले लेना, वो थोड़ी कहानी है, उससे ये होता है कि हर टॉपिक लिंक करना आसान हो जाता है। अच्छा खैर, तो ये जो 13 कॉलोनीज आपको नजर आ रही होंगी, उन 13 कॉलोनीज का ये था कि अगर मैं आपको नाम एक बता देती हूँ, दिस इज न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना एंड जॉर्जिया। तो ये 13 जो कॉलोनीज थी, दीज आर द ओरिजिनल 13 कॉलोनीज। ठीक है, अब अगर इनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि नॉर्थ में कौन सी आती हैं, साउथ में कौन सी आती है, मिडिल में कौन सी आती हैं, तो वो इस तरह से था। अभी देखिए, ये कॉलोनी है प्लाईमाउथ की। अगर आप करंटली देखिए तो अमेरिका की किसी स्टेट का नाम प्लाईमाउथ नहीं है। अब ये प्लाईमाउथ जो है वो मैसाचुसेट्स में बाद पे मिल गई थी। वैसे भी अगर आप काउंट करें तो 5 ही हैं, 4 ही हैं, 5 हैं, तो ये 14 हैं। तो ये कॉलोनीज, प्लाईमाउथ वाज लेटर मर्ज्ड इनटू मैसाचुसेट्स, इसलिए ओरिजिनल 13 कॉलोनीज ही कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ डेट से मैंने बेसिकली लिख दिया कि नॉर्थ एक तरफ, साउथ एक तरफ, मिडल एक तरफ। लेकिन ऐसा है कि साउथ सबसे पहले जो है आपकी एक कॉलोनी बनी। सबसे पहली कॉलोनी कौन सी थी, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा भी है, वर्जीनिया वाज द फर्स्ट कॉलोनी, 1607 में बनी है। और आखिरी कॉलोनी जॉर्जिया थी, जो कि 1732 में जाके बनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 125 साल का फासला है इन 13 कॉलोनीज को बनाने में। तो ये सारी कॉलोनीज जो हैं, दीज वर द कॉलोनीज जिन पे अमेरिका की हुकूमत थी। अमेरिका वाज एक्चुअली, आप कह सकते हो, एक्सप्लॉइटिंग दीज कॉलोनीज फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स। अब वो किस तरह से करता है वो भी हम देखेंगे। अब आ जाता है कि बेसिकली पहला सवाल जो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि व्हाट फैक्टर्स लेड ब्रिटेन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, तो उसको हम आंसर करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि अमेरिका में जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड का चर्च जो था, दैट वाज अ कैथोलिक चर्च। कैथोलिज्म इज बेसिकली अ सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इंग्लैंड का चर्च जो था वो कैथोलिक चर्च था। वहां पे क्लैश हो गया क्योंकि एक मार्टिन लूथर किंग एक बंदा था, उसने प्रोटेस्ट किया कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है ये ट्रू चर्च नहीं है, क्योंकि जो पोप है वो सही बातें बाइबल की नहीं बताता। तो उसने एक चर्च के बाहर लिख दिया था कि आई प्रोटेस्ट। ठीक है, और जब उसने प्रोटेस्ट कर दिया और जितने लोगों ने मार्टिन लूथर किंग के नक्शे कदम पर चलते रहे, उनको कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स, और जो दूसरे हैं उनको हैं कैथोलिक्स, जो इंग्लैंड के चर्च वाले थे। इस तरह से एक और कैथोलिज्म से एक और फिक्के का, आप कह सकते हो, आगाज हुआ, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म। और इस तरह प्रोटेस्टेंट्स के चर्चेस भी बनना शुरू किए। अब बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट्स थे ना, अब देखिए आप यहाँ पे हम जिक्र करते सब इस्लाम, अपने यहाँ पाकिस्तान में जिक्र करिए, इस्लाम का हम जिक्र कर लेते हैं, तो द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, राइट। फिर उसमें आपके आ जाते हैं अहले सुन्नत, आ जाते हैं अहले हदीस, आ जाते हैं अहले तशय्युअ, आ जाते हैं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं। और अब देखिए हर सेक्ट के आगे सब डिविजन है। ठीक है, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या है, वगैरह वगैरह ना। तो इसी तरह वहां भी ऐसा है कि जब कैथोलिज्म से ही प्रोटेस्टेंट निकले, और फिर प्रोटेस्टेंट आगे सब डिवाइड होते हैं सेपरेटिस्ट और प्यूरिटन्स में। ठीक हो गया, तो ये आगे उसके दो फर्दर डिविजन्स हैं। ठीक है शारिक, राजा राजा वाहिद, सही हो गया। अब आप ये देखें कि जब दो सेक्ट्स के अंदर क्लैश आ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे दंगे फसाद तो होंगे। अब उन चीजों के लिए जो सेपरेटिस्ट थे, अब सेपरेटिस्ट और प्यूरिटन्स में फर्क बेसिकली ये था कि सेपरेटिस्ट जो थे वो ये कहते थे कि, मतलब आप ये कह सकते हो, दे वर अ लिटिल एक्सट्रीमिस्ट इन अ वे कि वो चीजों को बदलने के हक में नहीं थे, बल्कि दे वर लाइक इनको टोटली एबॉलिश किया जाए। जबकि प्यूरिटन्स जो थे, दे वर द पीस लविंग क्रिश्चियंस। अब सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि दे लाइक अ लॉट ऑफ देम दे माइग्रेटेड टू हॉलैंड, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे हॉलैंड चले गए थे, बट अ लॉट ऑफ देम माइग्रेटेड टू हॉलैंड। लेकिन कुछ अब अमेरिका की कॉलोनीज में भी आएंगे, वो अभी हम आगे देखते हैं।
अब सबसे पहली कॉलोनी पे आते हैं। अच्छा, कॉलोनी में आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आप ये देखें कि वहां पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और अभी बता रही थी कि अब बेसिकली क्या हो रहा था कि अ लॉट ऑफ पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंग्लैंड टूवर्ड्स अमेरिका, एंड द रीजन दे वर, और अभी ये अमेरिका नहीं है, अभी ये बस अमेरिका की कॉलोनी है उसकी, इट्स नॉट अ कंट्री येट, इट्स जस्ट द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि वहां से इंग्लैंड से लोग आए जा रहे यूरोप से, एंड दे आर सेटलिंग इन अमेरिका। द रीजन दे वर सेटलिंग इज दैट दे नीडेड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड दे नीडेड टू लिव देयर लाइव्स सुकून से। अब इंग्लैंड वाले क्या चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और कॉलोनीज में जाके रहें। अब इंग्लैंड वाले क्यों चाहते थे? देयर वाज वन फैक्टर जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन फैक्टर। यूरोप में पॉपुलेशन फैक्टर बहुत ज्यादा था कि पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ती जा रही थी, तो दे नीडेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं। सब लाउड बोलूं थोड़ा सा? आई एम स्पीकिंग, मेरा पूरे 3 कमरों में मेरे घर में आवाज आ रही होगी। गाइस, am I not audible? यार इससे ऊंचा कैसे बोल सकती? मैं तो इतना अच्छा क्लास में ऊंचा बोलती, वैसे मैं ऊंचा यहाँ पे बैठ के पढ़ा रही होती हूँ। सबा ये करो कि हैंड्स फ्री वगैरह कुछ लगा लो। अच्छा, अब बेसिकली हम ये कह रहे थे कि ये क्या आप बोल रही थी, तसलसल टूट गया। अच्छा, हाँ जी, तो वन ऑफ द फैक्टर, थैंक यू वैस, वन ऑफ द फैक्टर वाज द पॉपुलेशन फैक्टर, दैट दे वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग मूव आउट करें। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि अब इंग्लैंड जब कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर रहा था अमेरिका के अंदर, तो जब कॉलोनी एस्टैब्लिश करता तो उन कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या था कि वहां से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता था। एंड इंग्लैंड वाज ऑफ द व्यू कि जब उनके अपने लोग वहां पर जाएंगे तो दे विल एक्चुअली सपोर्ट अस, होंगे तो वो यूरोपियंस ही ना, तो अपने लोग ही होंगे। अब दूसरा ये था कि जब ज्यादा ज्यादा लोग वहां जाएंगे, वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वहां पे लोग रॉ मटेरियल्स इनको भेजेंगे, एंड देन दे कैन डेवलप, मतलब अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप कर सकेंगे। अब बेसिकली होता इस तरह से है कि सम सेपरेटर्स, सम प्यूरिटन, सम कैथोलिक्स, दे वर मूविंग, रैंडमली लोग मूव करें। और होता ये है कि उस टाइम पे कि जब लोग मूव करते थे ना, तो लोगों को ना, जैसे आप आज के दौर में हम कह सकते हैं कि वीजा मिलता था उस कॉलोनी का, उस दौर में कहते थे चार्टर मिलता है कॉलोनी का। तो बेसिकली जो पीपल ऑफ इन्फ्लुएंस थे ना, ये जो फेमस लोग थे या जिनके किंग किंग वगैरह के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, दे वर गिवन चार्टर। ठीक है, उनको चार्टर दिया जाता था कि आप ये करें, आपको ये चार्टर का मतलब ये है कि आपको ये वीजा या आपको ये पेट्रोनेज हम देते हैं कि आप जाएं और अमेरिका की उस टेरिटरी में अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करें, और वहां के नोबेल्स भी आप होंगे, एंड व्हेन यू विल एस्टैब्लिश कॉलोनी, तो रूल उनको उस कॉलोनी को बेसिकली करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ही करेगी रूल। लेकिन इफ यू आर गोइंग देयर तो विल गिव यू लैंड एज अ प्राइस, कि आपको जमीन वगैरह एज अ प्राइस मिलती रहेगी। अब खैर पहली कॉलोनी का हम जिक्र करते हैं। अब ये मैं बेसिकली वर्जीनिया से इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने बेसिकली स्टार्ट किया आपकी नदर्न कॉलोनीज की पहली कॉलोनी से। ठीक है, हम इस तरतीब से चल रहे हैं। अगर आपने डेट वाइज की तरतीब से चलना है तो यू कैन डू दैट एज वेल, वो आप खुद ही आगे पीछे कर लीजिएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि प्लाईमाउथ की कॉलोनी जो है बेसिकली वो सेपरेटिस्ट कॉलोनी थी। अच्छा, अब एज पर अच्छा, जो नेटिव अमेरिकन थे, हमने पहले पढ़ा था कि काफी सिविलाइजेशन जो थी वो तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी। बाकी अमेरिका के जब भी लोग वहां पे गए हैं, अभी हम आज के लेक्चर में आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि सम ऑफ देम, सिंस इनमें से कुछ लोग पीस लविंग क्रिश्चियंस हैं, कुछ लोग नहीं है पीस लविंग क्रिश्चियंस। अब जो पीस लविंग थे उनमें से द पीपल हु हैड द मनी, तो उन्होंने नेटिव अमेरिकन से जमीन खरीद के भी कॉलोनीज बनाई हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनसे जंगे शंगे करके, बिकॉज दे वर द सिंपल पीपल, और वैंडरर्स थे, वो जो नोमैड थे, खाना बदोश टाइप थे, उनसे लड़ाइयां वगैरह करके उनको उस जगह से निकाल दिया था। ऐसा भी, और कुछ लोगों ने खरीदी भी है जगह उधर से। अच्छा, अब हम देखते हैं किस जगह पे किस तरह से हुए। तो खैर जो प्लाईमाउथ की कॉलोनी थी 1620 में ये बनती है। तो सेपरेटिस्ट जो थे, सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि किंग से ये कहा कि हमें चार्टर दे और हम अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। अब हुआ इस तरह से कि जब आप कह रहे हैं कि जब वो जा रहे थे वहां पे, तो अब ये क्रिस्टोफर कोलंबस का भी हुआ था ना कि जब वो उस कश्ती में जा रहा था और जा कहीं और रहा था और कहीं और जाके पहुंच गया था।
ठीक है, मतलब बहामास आइलैंड पे तक पहुंच गया था। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो साउथ पहुंचने की बजाय वो नॉर्थ पहुंच गए। अब जब वो नॉर्थ पहुंचे तो नॉर्थ पहुंच के उन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश की और एक पैक्ट साइन किया विच इज कॉल्ड द मे फ्लावर पैक्ट। अब बेसिकली मे फ्लावर पैक्ट जो है या मे फ्लावर कॉम्पैक्ट भी इसे कहते हैं, और इसका बेसिकली मतलब ये है कि इट वाज एन एग्रीमेंट। ठीक है, पैक्ट था, एक एग्रीमेंट था जो जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये प्लाईमाउथ कॉलोनी का फर्स्ट गवर्निंग डॉक्यूमेंट था। ठीक है, और जो प्लाईमाउथ में जो सेटलर्स थे उनके दरमियान एक एग्रीमेंट का एक डॉक्यूमेंट था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया दैट वी आर गोइंग टू अबाइड बाय दीज थिंग्स व्हाइल लिविंग इन दिस कॉलोनी। अब वहां पे प्लाईमाउथ में सिंस द रीच नॉर्थ और नदर्न स्टेट्स जो थी दे वर एक्चुअली कोल्डर, तो दे had to like had to face harsh weather as well. खैर उन्होंने मे फ्लावर पैक्ट के अंडर अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तो बना लिया, लेकिन इन 1691 वो मैसेच्यूसेट्स बे के साथ मिल जाती है, उस कॉलोनी के साथ। ये ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं किया, वो कब मिलेगी वो मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलेगी। प्लाईमाउथ को समझ आ गई कि सेपरेटिस्ट वर द वन हु वर ग्रांटेड चार्टर, ताकि आप जाएं और जाके अमेरिका में अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश करें। तो वो जब गए तो वो जाना तो साउथ से आ रहे थे, क्योंकि पहली कॉलोनी वर्जीनिया जो बनी थी 1607 में दैट इज इन साउथ, लेकिन वो पहुंच गए नॉर्थ। जब नॉर्थ पहुंचे उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट बनाया, और जो भी लोग गए थे वहां पे, और जहाँ जो ऐसा भी होता है ना कि जब कुछ लोग जा रहे हैं यूरोप से, सम ऑफ देम ऑलरेडी लिविंग देयर, तो वो इकट्ठे भी रहना शुरू कर देते रहे थे। तो उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया इन ऑर्डर टू कि ये हमारा गवर्निंग डॉक्यूमेंट है और हम इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सुकून से अपना रहन सहन करेंगे। प्लाईमाउथ कॉलोनी क्लियर है? जो सेटलर्स थे प्लाईमाउथ के उनके दरमियान में, क्योंकि इसमें ना सेपरेटिस्ट भी थे, इसमें आप कह सकते हो कुछ कुछ प्यूरिटन थे लेकिन मेजोरिटी सेपरेटिस्ट की थी। किस नाम पे क्या मतलब दिया था शारिक, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, बेसिकली मैं बता देती हूँ, जो मे फ्लावर पैक्ट था ना, ये एक शॉर्ट गवर्निंग डॉक्यूमेंट था। वो बेसिकली इस पैक्ट में वो ये कह रहे थे कि जो लोग भी इस कॉलोनी में रह रहे हैं दे वुड रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू देयर किंग्स। ठीक है, कि इवन इफ वी नीड सेल्फ गवर्नेंस। फुरकान मैंने 67 से इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैंने नॉर्थ वाली कॉलोनीज पहले शुरू की हैं, वो साउथ वाली कॉलोनी है। तो आप वर्जीनिया पहले पढ़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। It's the same thing. They are not linked together. बच्चों पेपर में ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे यार चलो सारी कॉलोनीज का बता दो कैसे एस्टैब्लिश होगी थी। तो तरतीब वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब मुझे पहले बताने थे मे फ्लावर है क्या, फिर बताती हूँ सारे। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बता रही थी क्योंकि इसके डिटेल्स बता दें मे फ्लावर पैक्ट की। तो मे फ्लावर पैक्ट जो था उसमें बेसिकली ये से बनाया गया, और उसमें इस तरह के आप कह सकते हो कि आर्टिकल्स थे या इस तरह की उसमें बातें थी कि जो भी कॉलोनी के लोग हैं दे वुड रिमेन लॉयल टू द किंग। उस टाइम जो भी किंग होगा उसके हम लॉयल रहेंगे। इवन इफ ऐसा होगा कि हमें वी विल हैव लाइक हमें सेल्फ गवर्नेंस की जरूरत होगी, लेकिन हम कोई भी ऐसे लॉज या कोई भी ऐसे ऑर्डिनेंसेस नहीं बनाएंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ होंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये पैक्ट इसलिए साइन किया गया था ताकि एक सिविल सोसाइटी की बुनियाद वहां पे सकून में रखी जा सके। क्योंकि देखो बेसिकली लोग वहां पे, जी जी किंग ऑफ यूके, लोग बेसिकली वहां से मूव होके क्यों आ रहे थे? लोग मूव होके आते क्योंकि वो पीस चाहते थे वहां पे। दे हैड टू माइग्रेट फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप ना। तो ये 1620 में दिस पैक्ट वाज एक्चुअली साइन, जो भी लोग वहां से आगे थे इन द अमेरिका। तो इट वाज लाइक सब इक्वल होंगे। दे वुड लाइक कोई भी मसला होगा तो वो, मतलब बेसिक बातें थी दैट कोई भी मसला होगा तो दे विल सेटल अमंग देमसेल्व्स, और जो भी होगा वो किंग की अथॉरिटी के साथ होगा। ठीक हो गया?
चलो गुड। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि हमने यहाँ पे मे फ्लावर पैक्ट का जिक्र इसलिए भी किया है क्योंकि 1607 में कॉलोनीज बनना शुरू हुई हैं और ये प्लाईमाउथ में मतलब बाकी के वर्जीनिया वगैरह में कोई गवर्निंग डॉक्यूमेंट नहीं था। इट वाज द फर्स्ट आप कह सकते हो कि गवर्निंग डॉक्यूमेंट या जो कि आप कह सकते हो कि यार अगर याद रख लो यस तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी याद रहेंगे तो इतना मसला नहीं है, लेकिन याद अगर हो सकते यू हैव अ होल ईयर तो आपको तो याद करनी चाहिए वैसे, तो कर लें तो अच्छी बात है। तो खैर ये मैं ये बता रही थी कि क्योंकि ये पहला एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट था अमेरिका की हिस्ट्री का, तो दिस इज व्हाई इट इज लाइक इम्पोर्टेंट। शफा खान मैसाचुसेट्स, इट्स कॉल्ड, कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, इट्स कॉल्ड मैसाचुसेट्स, 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 सही है। और हाँ अच्छा सॉरी, शारिक ने मुझसे पूछा था कि इसका नाम मे फ्लावर पैक्ट क्यों रखा गया था, क्योंकि जिस शिप पे वो आए थे ना फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, दैट शिप वाज कॉल्ड द मे फ्लावर। जी इट वाज द फर्स्ट पैक्ट ऑफ अमेरिका। देखें अब अमेरिका का पैक्ट आप इस तरह से कह सकते हैं कि कॉलोनीज में भी पहला पैक्ट था ये। इससे पहले से वर्जीनिया की एक कॉलोनी बनी थी और उसमें कोई ऐसा पैक्ट नहीं था, यहाँ पे ये पहला पैक्ट बना किया था। और ये शिप का नाम था, या शिप के ऊपर ना देयर वाज अ फ्लावर ऑफ मे फ्लावर engraved on the ship, that is why it is called the Mayflower Pact। इस टाइप की कहानी थी। खैर ये बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है which is not actually needed in US history। आपको पेपर में ये नहीं पूछेगा कि why is Mayflower called the Mayflower, ऐसी बातें नहीं पूछते वो आपसे कहानी पूछ सकते हैं, वो आपसे इस तरह की बातें टोकन बातें पेपर में नहीं पूछते, इंटरव्यू का कुछ नहीं होता। Tessa parece a música, não. सही है यार। पहले टॉपिक तो पूरा पढ़ लो यार, फिर बताऊंगी किस सवाल आएगा। टॉपिक तुम लोग पढ़ाने नहीं देते, 10 सवाल तुम लोग क्या आ जाते, सबर तो कर जाओ। अभी जो सवाल है ना कि इससे क्वेश्चन कैसा आएगा और इस तरतीब से पढ़ लें, ये आखिर में कहना पड़ता है। अच्छा ठीक हो गया, गुड। अच्छा खैर आगे हम आ जाते हैं मैसाचुसेट्स पे। तो मैसाचुसेट्स में बेसिकली ये है कि जब अमेरिका में यूरोप में प्रोटेस्टेंट जब आ रहे थे तो उनमें प्यूरिटन सेपरेटिस्ट दोनों थे, जैसे हमने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। तो प्यूरिटन जो थे वो भी बेसिकली उनको भी वहां पे मसले मसाइल का सामना करना पड़ा था, दे वर बीइंग प्रोसिक्यूटेड एज वेल। तो उन्हें कहा गया या तो आप चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करें या आप चले जाएं यहाँ से। तो बेसिकली प्यूरिटन जो थे दे आर ऑल्सो पीस लविंग के साथ साथ दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वेल्दी क्रिश्चियंस। तो उन्होंने ये कहा कि यार हम तो अमीर है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, हम जाके अपनी नई एक जमीन लेके वहीं पे अपनी कॉलोनी बना देते हैं। अब देखो कॉलोनी बनाने का मतलब ये था दैट दे आर द किंग्स ऑफ दैट एरिया, बट एक्ट इन रियलिटी देखा जाए तो दे वर नॉट द किंग्स, उनको तो एक और किंग रूल करेगा ना यूरोप से। तो प्यूरिटन ने क्या किया कि चार्टर लिया कि हमें कॉलोनी बनाते हैं, और कॉलोनी बनाई। और कॉलोनी जब बनाई तो बेसिकली उसका नाम रख दिया मैसाचुसेट्स बे कंपनी, पहले ये नाम रख लिया, ठीक है। लाइक मैसाचुसेट्स स्टेट्स में मैसाचुसेट्स बे कंपनी आप ये कह सकते हो कि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है ऐसी कंपनी जैसे आप कह लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे लंदन वर्जीनिया कंपनी है, दैट वाज आल्सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अब प्यूरिटन ने क्या किया कि मैसाचुसेट्स की बुनियाद किसने रखी, प्यूरिटन ने रखी। लेकिन सबसे बड़ा मसला प्यूरिटन जो मैसाचुसेट्स के प्यूरिटन्स का था कि वो कभी भी क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते थे। अब जो लोग प्यूरिटन्स जो हैं जो मैसाचुसेट्स में आए थे ना, दे वर इन लार्ज नंबर। लेकिन अब मैसाचुसेट्स की इस एक कॉलोनी से टूट टूट के और बहुत कॉलोनीज बनेगी, बिकॉज जब भी वहां कोई मसला होता था तो वो लोग क्या करते थे,
उनको निकाल देते थे जो लोग मसला करते थे कॉलोनी से। तो जब लोग उन लोगों को निकाल दिया जाता था तो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन ओन कॉलोनीज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैसेच्यूसेट्स के लिए भी चार्टर जो है वो प्यूरिटन्स ने लिया किंग से, एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर चार्टर के लिए इसलिए जरूरी था बिकॉज इफ लेट्स सपोज आपको रूल जो है अगर मोनार्की है एंड देन देयर इज अ किंग ओवर यू, हाउ कैन यू गो। एक तो पहली बात ये है कि ऐसे इट्स सॉर्ट ऑफ अ वीजा टू गो आउट ऑफ योर कंट्री, उसको कह सकते हो आप चार्टर। या आप कह सकते हो एक रॉयल पेट्रोनेज थी। अब लोग वहां जाके क्या करते, भूखे मर जाते। या आप ये कह लो कि एक नई जगह पे जाके वेयर दे हैव नो आइडिया हाउ टू लिव, तो कैसे कर सकते थे। तो एक किंग की पेट्रोनेज बड़ी जरूरत होती है नॉर्मल लाइफ में भी। इफ यू लाइक सी इट दैट इवन इफ यू know how to swim, you still need a patronage of someone telling you that yes you can swim. तो इस तरह से बेसिकली दे वर गेटिंग द चार्टर कि आप ये बना लें और कॉलोनी, और यहाँ इस तरह उन्होंने कॉलोनीज वगैरह बनाना शुरू की। तो आप ये क्योंकि जो आप कह सकते हो प्यूरिटन्स दे वर फैनेटिक्स, और उनका कोई भी फटा शटा होता था लोगों को निकाल देते थे। ठीक है, वकार अहमद कह रहे हैं कि मैम एट दैट टाइम पीपल वर नॉट अलाउड टू लीव द स्टेट विदाउट किंग्स परमिशन, तो दैट इज द रीजन एज वेल। अच्छा, तो अब बेसिकली प्यूरिटन्स को जब भी कोई क्रिटिसाइज करता था उनकी किसी भी हरकत की वजह से, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते थे और उन लोगों को वहां से निकाल देते थे। और इस तरह से मैसेच्यूसेट्स से ही बहुत सारी और कॉलोनीज भी बनी हैं। तो देखते हैं वो कैसी बनी है। अच्छा, अब आइलैंड एक वो है स्टेट है रोड आइलैंड। रोड आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ अमेरिका एरिया वाइज। तो आप ये देखें कि रोड आइलैंड जो स्टेट है, एक बंदा उसका नाम है रॉजर है। राजा वाहिद कह रहा है फड्डा क्या होता है। राजा वाहिद, वेयर डू यू कम फ्रॉम? क्या हुआ है जी? फड्डा यार, फड्डा होता है। फड्डा नहीं किया तुमने किसी से? मतलब या बहुत 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 बात, तो वक्त अपना जाया ना करो, मेरा तो खैर खैर ही है। हाँ जी, फड्डा वो होता है। अच्छा, आप समझ आइए। साबुन स्लो है तुम्हारा। अच्छा, अब बेसिकली पता है क्या है, नीलम हफीज आपको इतने मुझे पता है, लेकिन बेसिकली पता है क्या होता है बच्चे, क्लास में अगर मैं इतना सीरियस माहौल लेके पढ़ाऊंगी ना तो किसी को समझ भी नहीं आएगी। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। मैं आपके नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब लेक्चर्स में आपका कोर्स सब कवर हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टैंड कि फ्लो वाला मसला होता है। चलो खैर, अच्छा, अब हुआ इस तरह से कि एक बंदा था, उसका नाम था रॉजर विलियम। ठीक है, अब रॉजर विलियम रहता होता था मैसेच्यूसेट्स में। अब वो खुद भी प्यूरिटन था, लेकिन उसने ना प्यूरिटन के ना कुछ हरकत वगैरह पे ना क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि अब वो मल्टीपल रीजन हो सकती है कि उसने क्रिटिसाइज किया उनकी एक्टिविटीज को। तो वहां मैसेच्यूसेट्स में जो लोकल कोर्ट थी ना, उसने कहा कि अब रॉजर विलियम्स को एक्सपेल कर दें इस स्टेट से, हमारी इस कॉलोनी से निकाल दें भाई। अभी स्टेट नहीं बनी, अभी ये कॉलोनीज हैं, तो निकाल दें भाई। अब रॉजर विलियम वो अमीर बंदा था बिकॉज प्यूरिटन वो जनरली वेल्दी, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई निकालो। तो जब निकाल दिया गया तो उसने जाके इंडियन से जमीन खरीदी। अब बेसिकली पता है क्या क्रिटिसाइज वो इस पॉइंट पे करता, जो बेसिक क्रिटिसिज्म था रॉजर विलियम का, जब वो मैसेच्यूसेट्स रहता था तो मैसेच्यूसेट्स वाले लोग क्या कर रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम लाइक रादर देन परचेजिंग लैंड फ्रॉम द इंडियंस, तो वो उनसे लैंड स्नैच कर रहे थे। ठीक है, उनको मार वगैरह के भगा रहे थे और वो जगह वो कब्जे कर रहे थे। तो रॉजर विलियम ने ये कहा कि एक पहली बात तो ये यहाँ के रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है ये दोनों सेपरेट होनी चाहिए, और हमें इंडियन से लैंड परचेज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ स्नैचिंग। तो इस बात पे लोकल कोर्ट ने कहा यार इस बंदे को यहाँ से निकाल दो। तो उन्होंने मैसेच्यूसेट्स से रॉजर विलियम्स को निकाल दिया। बट सिंस ही वाज वेल्दी, तो उसने ये किया कि जाके चार्टर लेके अपनी लैंड खरीदी, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से चार्टर लिया और वहां पे अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर ली। अब आप ये देखें कि जब इंडियन से जमीन तो खरीद ली है, लेकिन चार्टर क्यों स्टैब्लिश किया? क्योंकि गवर्नेंस कौन देखेगा उस कॉलोनी की? तो बेसिक गवर्नेंस कौन देख रहा होता था? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड।
ठीक है, क्योंकि मेन आप ये कह देखो, कॉलोनीज ये होती है ना कि एक मदर कंट्री होती है, ठीक है, सॉरी, मदर कंट्री होता है, और मदर कंट्री जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पर अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बनाता है और वो उन कॉलोनीज पर रूल करता है बेसिकली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया कि चार्टर जो है, उससे चार्टर ना जरूरी था ताकि उसको गवर्नेंस के लिए कोई एक मेन पेरेंट बॉडी भी तो चाहिए ना गवर्नेंस के लिए। तो इस तरह से रॉजर विलियम ने रोड आइलैंड की कॉलोनी बना ली। ठीक हो गया, आगे चलें। यस रोमेसा। बिकॉज रॉजर विलियम क्रिटिसाइज कर रहा था प्यूरिटन्स के हरकतों पे, जो प्यूरिटन्स मैसेच्यूसेट्स के थे उनकी हरकतों को क्रिटिसाइज कर रहा था। और वो हरकतें बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो ये थी कि जो मैसेच्यूसेट्स में रह रहे थे प्यूरिटन्स, वो जमीनें स्नैच कर रहे थे नेटिव इंडियन से, परचेज नहीं करते, खरीद नहीं रहे थे, बल्कि दंगे फसाद करके उनसे कब्जा कर रहे थे उनकी जमीनों पे। तो रॉजर विलियम ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करने पे उन्होंने कहा कि यार इसको हम निकाल देते, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर रहे, इसलिए निकाला। किंग चार्टर पास करते तो वे रूल भी करते, तभी तो आप देखेंगे कि अमेरिका पे कितना शदीद रूल कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। रूल क्या, एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी अभी आप आगे देखते जाएं, क्योंकि कॉलोनीज के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें रुमैसा, तो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, वो स्ट्रांग हो जाएंगी, दे विल बी एबल टू कम। रुमैसा ने सवाल ये पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड कॉलोनीज के इशू को रिजॉल्व क्यों नहीं करते थे। अगर वो इतने ही कॉलोनीज के हक में होते तो कॉलोनीज क्यों बनाते, वो उन्हें इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देते ना पहले ही। अब कॉलोनीज बनाने का मकसद यही है कि वो उनके अंडर रहे कॉलोनीज, और उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती रहे थोड़े दामों में, और उनको एक्सप्लॉइट करके वो अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहती थी। तो अगर कॉलोनीज के इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड रिजॉल्व कर देती, तो फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड के बराबर खड़ी हो जाती कॉलोनीज। तो व्हाई वुड एनी कंट्री वांट दैट। आप भी चलिए, आगे चले या रुकें। चले, गुड। जी एफ सालियाजी, they were playing zero sum game, very nice। अब जीरो सम गेम का आई डोंट नो, मैंने आपको पहले बताया या नहीं बताया, लेकिन जीरो सम गेम बेसिकली ये होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड थी दैट वाज प्लेइंग जीरो सम गेम। और वो कहने का मतलब ये है कि जीरो सम गेम ये होता है कि अगर लेट्स सपोज इफ देयर टू पार्टीज, मैं बताया था, ओके गुड, देयर टू पार्टीज ना, तो एक पार्टी जो चाहती ये है कि सारा फायदा हमें पहुंचे और दूसरे को बिल्कुल भी फायदा ना पहुंचे या दूसरे को नुकसान हो, तो दैट इज जीरो सम गेम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड फायदा डिवाइड नहीं करना चाहती थी। सही हो गया, हाँ कह सकते हो पैरासिटिक रिलेशन, जो भी कह लो इसको। अच्छा, अब एक और बंदा है, इसका नाम है जॉन व्हील राइट। ठीक है, अब जॉन व्हील राइट जो था ये भी मैसेच्यूसेट्स में रहता था, ये भी प्यूरिटन था, और इसने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया मैसेच्यूसेट्स के लोगों की हरकत और सकनात को कि यार ये लोग तो स्नैच करें जमीनें दूसरों से, दे आर नॉट लिविंग बाय द ट्रू, आप कह सकते हैं कि आइडिया ऑफ व्हाई वी कम हियर। तो उसको भी कॉलोनी से निकाल दिया गया, उसने भी जमीन खरीदी इंडियन से और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से चार्टर लिया और अपनी वहां पे कॉलोनी बना ली, कॉलोनी ऑफ न्यू हैम्पशायर। ठीक हो गया, तो इससे आप देखें कि मैसेच्यूसेट्स से रोड आइलैंड भी बनी है और मैसेच्यूसेट्स से न्यू हैम्पशायर भी बना है। अगर हम मैप में देखें तो हम देखते हैं साथ साथ हैं या दूर दूर हैं। अच्छा, मैसेच्यूसेट्स की कॉलोनी है आपकी ये, दिस वन हियर, इसके साथ ही है रोड आइलैंड और इसके ऊपर ही है न्यू हैम्पशायर। देखा आपने कि बेसिकली न्यू हैम्पशायर ऊपर है, फिर मैसेच्यूसेट्स है, रोड आइलैंड इज द स्मॉलर वन, उसके साथ कनेक्टिकट भी है। खैर, ये छोटी सी जो है दिस इज रोड आइलैंड, द स्मॉलेस्ट वन। तो मैसेच्यूसेट्स ये दोनों स्टेट्स, दोनों कॉलोनीज अलहदा हुई थी। ठीक हो गया, अभी कनेक्टिकट भी वहीं से निकलेगी, देखें आप। अच्छा, अब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, न्यू हैम्पशायर की समझ आ कि इट्स सेम एज दैट ऑफ द रोड आइलैंड।
हबीबा होता इस तरह से था कि दे वर फॉर्मिंग न्यू कॉलोनीज, लेकिन मैसेच्यूसेट्स डिवाइड भी होता रहा है। अब बेसिकली क्या है कि मैसेच्यूसेट्स डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, डिवाइड बेसिकली लोग निकल रहे हैं मैसेच्यूसेट्स से, ठीक है, और साथ वाली एडजॉइनिंग टेरिटरीज को परचेज कर रहे हैं और वहां पे अपना अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैसेच्यूसेट्स की टेरिटरी को डिवाइड कर रहे हैं, दे आर परचेजिंग न्यू टेरिटरीज which are adjoining the मरियम सोएब। अब मुझे ये बताओ कि जॉन व्हील राइट रोड आइलैंड क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। अब उसने न्यू हैम्पशायर कॉलोनी बनाई है ना, रोड आइलैंड की तो रॉजर विलियम ने बनाई है, जॉन व्हील राइट ने न्यू हैम्पशायर की बनाई है। If let's suppose if you can afford to rule a country, why would you want to be मतलब a common person of that country? इंडियंस प्रोटेस्टेंट नहीं थे, इंडियन से परचेज कर लैंड। प्रोटेस्टेंट तो वही जो कि इंग्लैंड से आ रहे हैं। इंडियंस वो लाइक वो देवर द नोमैड्स और इस तरह के लोग थे सारे। फिर आती है कनेक्टिकट की कॉलोनी। कनेक्टिकट की जो कॉलोनी है दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1636। अब बेसिकली कनेक्टिकट जो है उसमें एक बंदा है थॉमस हुकर, ठीक है, ये भी रहता था मैसेच्यूसेट्स। वो ये चाहता था कि वो मैसेच्यूसेट्स में लैंड एक्वायर, मैसेच्यूसेट्स के अंदर लैंड एक्वायर करे और मैसेच्यूसेट्स के अंदर ही क्या करे, लैंड एक्वायर करे और वहां पे लाइक कब्जा करे जमीन पे और ये और वो, मतलब ही वांटेड टू एक्वायर लैंड देयर। लेकिन उस वो लैंड नहीं जब एक्वायर कर सका तो उसने कहा ठीक है मैं अपनी अलग कॉलोनी बना देता हूँ। तो उसने अपनी एक कॉलोनी बनाई विच इज कॉल्ड द कनेक्टिकट कॉलोनी। और कनेक्टिकट कॉलोनी में उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट। अब बेसिकली उसने क्या किया, जब कनेक्टिकट की कॉलोनी बनाई ना तो उसके साथ साथ जो भी जितने टाउन्स वगैरह थे, एक टाउन का मुझे नाम याद है न्यू हेवेंस, तो वो भी इसमें शामिल करके कनेक्टिकट की टेरिटरी को काफी बड़ा कर लिया। सही हो गया। अब जो फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट था ये तकरीबन बना था आई थिंक 1639 के अराउंड। तो 1639 में जब ये बना था तो इसमें बेसिकली इस फंडामेंटल ऑर्डर या उस टाइम का जो भी आइन आप कह सकते हैं, आप गवर्निंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं उस कॉलोनी का, उसमें बेसिकली ये था कि इट एक्चुअली लेड डाउन द पावर्स आप कह सकते हैं या लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। न्यू हेवेंस लिख देते हैं ताकि आप लोगों को, न्यू हेवेंस मुझे एक टाउन याद है, बाकी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हाजिर न्यू हेवेंस वाज वन ऑफ नेम ऑफ द टाउन जो कि कनेक्टिकट के साथ मिल गए थे। जी, तो बेसिकली क्या है कि एक फंडामेंटल ऑर्डर बनाया गया कि किस तरह से वो है, सिस्टम किस तरह चलेगा। थैंक यू तहजीब। सिस्टम किस तरह से चलेगा, क्या पावर्स होंगी वहां पे या क्या लिमिट्स होंगी वगैरह डिफाइन किया गया कि हाउ टू लिव बाय इन दैट पर्टिकुलर कॉलोनी। ठीक है, तो ये 1636 में बन जाती है कनेक्टिकट की कॉलोनी। आर वी गुड? हाँ ऑब्वियसली दीज आर ऑल, देखें बेसिकली कॉलोनीज, मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ और भी आप एक और बात भी आगे आ जाएगी। अब कॉलोनीज बन रही हैं, कॉलोनीज को अब बेसिकली एक बंदा जो खरीद रहा है जमीन, ठीक है, बेसिकली कॉलोनी को वो रूल कर रहा है, ठीक है, लेकिन गवर्न कौन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड इन कॉलोनीज का चार्टर कैंसिल कर दे तो फिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो बेसिकली दे आर एक्चुअली द यूरोपियन नेशनल्स। अगर वो उनका चार्टर कैंसिल कर दे कॉलोनीज का तो उन कॉलोनीज को कहा जाता था रॉयल कॉलोनीज। कि नाउ दीज कॉलोनीज डू नॉट हैव लीडर्स, दीज कॉलोनीज आर डायरेक्टली रूल्ड बाय द किंग। पहले तो एक दरमियान में एक आप कह सकते हो ना कि एक इंटरमीडिएट बॉडी भी थी जो कि उनको गवर्न कर रही थी। जिसने जमीन खरीदी है जो वहां पे लीडर बन गया वो तो चल रहा था, और फिर गवर्न करते गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। लेकिन जब वो उनका चार्टर कैंसिल कर रहे थे तो नाउ द कॉलोनीज वो कॉल्ड द रॉयल कॉल। अभी आगे आएगा रॉयल कॉलोनी, इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ। हाँ सर ब्रॉडली यस।
तो बेसिकली क्या है, इसको गवर्न करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, अगर रॉयल कॉलोनीज बन जाएंगे, फिर डायरेक्टली गवर्न करेगा। ये लीडर दरमियान में सारी इंटरमीडिएरी जितनी भी चीजें वो सब खत्म हो जाती है। अब 2 मिनट रुक जाओ, अजान होने तो।